हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो हम लोग करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ 100 MCQs। ठीक है, देखो इकोनॉमिक्स में शॉर्टकट मारने से कुछ नहीं होने वाला, तो शॉर्टकट मारना छोड़ो। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कुछ क्वेश्चंस कर लें और फिर ये सोचें कि इसमें से ही एग्जाम आएगा। तो ऐसी तो बात है नहीं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में एमसीक्यूज भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें तरीके से फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन करनी है, इसलिए हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो मैं आप लोगों को इस वीडियो में 2022-23 और 2023-24 में जितने भी मैक्रो के एमसीक्यूज बने हैं ना, वो हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आओ फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, ये वाला। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड। सो देखते हैं, इसमें लिखा है कि स्टेटमेंट वन है, प्राइमरी डिपॉजिट्स आर द कैश डिपॉजिट्स बाय जनरल पब्लिक विद कमर्शियल बैंक्स। मतलब क्या है कि जनरल पब्लिक कमर्शियल बैंक के पास जो कैश डिपॉजिट करती है, उन्हें हम प्राइमरी डिपॉजिट्स बोलते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक्स टू द पीपल। देखो, इसको छोटा कर करके समझो। सेकेंडरी डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स हैं जो कि कमर्शियल बैंक्स जब क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं तब क्रिएट होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। बेसिकली मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप समझ पाओगे कि जब कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करते हैं तो उस क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू सेकेंडरी डिपॉजिट्स भी क्रिएट होते हैं। ठीक है, सो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ओके। चलो, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज। सिंपल है, नेशनल इनकम दोनों में सेम है, बस मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट यानी कि एमपी और एफसी का फर्क है। तो इसमें जो डिफरेंस होता है वो किस चीज का होगा? एमपी और एफसी के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, NIT, ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओनली द रियल फ्लो। रियल फ्लो का क्वेश्चन है। रियल फ्लो क्या होता है? जिसमें जो हाउस होल्ड्स हैं वो फैक्टर सर्विसेज देते हैं फर्म्स को, और फर्म्स हाउस होल्ड्स को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो आपको बस इसमें ऑप्शंस चेक करना है। देखो, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, इसमें फैक्टर पेमेंट की बात हो रही है। ऑप्शन बी देख लो जरा जल्दी से। ऑप्शन बी में बोला है कि फर्म से हाउस होल्ड्स तक गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, और हाउस होल्ड से फर्म्स तक फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। तो बिल्कुल सही है, यही मैंने आपको बोला। सो रियल फ्लो का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट आता है द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम RBI टू मीट देयर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट इज नोन एज। कमर्शियल बैंक जब RBI से लोन लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो जिस रेट पे लेते हैं उस रेट को हम बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो बैंक रेट, शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो रेपो रेट। ओके, डन। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड है। क्वेश्चन है बोरोइंग्स बाय अ नेशन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक to finance BOP deficit will be recorded in the capital account। एक नेशन ने वर्ल्ड बैंक से पैसा बोरो करा है BOP के डेफिसिट को कवर करने के लिए, क्या वो कैपिटल अकाउंट में आएगा? बिल्कुल, कैपिटल अकाउंट में आती है हमारी वो चीजें जो लाइबिलिटी और एसेट्स में चेंज लेके आए। सो बोरो अगर करोगे तो ऑफ कोर्स लाइबिलिटी में चेंज आएगा, तो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। सही है। दूसरा स्टेटमेंट है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट होता है BOP की कंडीशन से। सोचो, देखो ऑटोनॉमस जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट ही होता है। ठीक है, ऑटोनॉमस को फर्क नहीं पड़ता BOP में डेफिसिट है या सरप्लस है। सो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस इंडिपेंडेंट ही होती हैं। ठीक है, बट अगर हम बात करें अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस की तो वो डिपेंडेंट होती है ऑन द POP सिचुएशन। तो ये पॉइंट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। राइट, चलो ये डन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें बोला है आपको अकॉर्डिंग टू द गिवन रिपोर्ट आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। पॉइंट गिवन है सेंट्रल बैंक हैज इम्पोज्ड फाइन, फाइन लगाया है ऑन हिसार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड अंडमान एंड निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फॉर अ वायोलेशन ऑफ बैंकिंग नॉर्म्स। तो इन दोनों बैंक्स ने कुछ कुछ रूल्स को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक ने फाइन लगाया है। तो जब भी फाइन की बात होती है तो हम बात करते हैं सुपरवाइजरी फंक्शन की। तो ऑप्शंस में चेक कर लो। ऑप्शंस में आपको गिवन है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक में ही एक फंक्शन आता है सुपरवाइजरी फंक्शन का। ठीक है, सो ऑप्शन डी आंसर बनने वाला है बैंकर्स बैंक। राइट, ओके। देन सिक्स्थ है आपके पास, इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4 एंड दिस सेविंग्स इज -16, सो हमें करेक्ट सेविंग फंक्शन बताना है।
तो देखो सेविंग फंक्शन होता है आपके पास -c बार प्लस 1 - b वाई। ठीक है जी। -c बार हमें गिवन है 60, सो -60 प्लस 1/-b का मतलब होता है MPS। ठीक है, और y आपको गिवन है क्वेश्चन में, नहीं y को तो एज इट इज रखना है। अब आपको मल्टीप्लायर गिवन है ना, तो मल्टीप्लायर को यूज करके MPS निकाल लो। मतलब क्या है कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/MPS। ठीक है। अब मल्टीप्लायर दिया है 4, सो 1/MPS। तो यहाँ से हमारे पास MPS आएगा 1/4, दैट इज 0.25। ठीक है, 1/4 इज 0.25 इज MPS। राइट, तो यहाँ पे आएगा 0.25। सो ये हमारा बना सेविंग फंक्शन। ठीक है, ऑप्शंस में आपका आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। सिंपल। राइट। इसके बाद नेक्स्ट है, for the given consumption function, the value of investment multiplier would be। So investment multiplier के लिए देखो MPC आप निकालोगे। हमें पता है कि ये जो कंजम्पशन फंक्शन है इसमें 0.9 तो MPC है। ठीक है, MPC 0.9 है। सो आप मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाओ, K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ठीक। सो ये बनेगा 1/1 - 0.9। ये आएगा 1/0.1। डेसिमल को हटाओगे, ऊपर जीरो लगाओगे तो आएगा 10। 10 इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, ऑप्शन बी। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद असर्शन रीजन है। सो गिवन है, बिफोर रीचिंग द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम द वैल्यू ऑफ APC इज ग्रेटर देन 1। ब्रेक इवन से पहले APC की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। 1 से ज्यादा का मतलब क्या है कि ब्रेक इवन से पहले C ग्रेटर देन Y होता है क्या? APC ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि C जब ज्यादा होगा Y से। ठीक है, सो ब्रेक इवन से पहले बिल्कुल सही है, ब्रेक इवन से पहले कंजम्पशन ज्यादा होता है, इनकम कम होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। दूसरा गिवन है, APC इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। APC इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। ये भी बिल्कुल सही है, यही होता है। लेकिन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों बस स्टेटमेंट ही गिवन है ना? तो इसका ऑप्शन बनने वाला है बी। ए और आर ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। राइट। ओके। देन नेक्स्ट है, सपोज दैट BOT ऑफ अ नेशन एग्जिबिट्स अ डेफिसिट ऑफ 50,000 crore। Import of visible items are 5 times of export of visible items। हमें निकालने हैं एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स कितने होंगे। सो देखो, अगर एक्सपोर्ट्स को हम एक्स ले लें, ठीक है, सो इम्पोर्ट हमारे हो जाएंगे 5x, क्योंकि 5 टाइम्स बोला है एक्सपोर्ट्स का। इम्पोर्ट्स जो है वो 5 टाइम्स है, तो अगर एक्सपोर्ट्स x के इक्वल हैं, सो इम्पोर्ट कितना होगा 5x। ठीक है, और डेफिसिट गिवन है। सो बेसिकली BOT का फॉर्मूला होता है, इसको यहाँ लिखते हैं, BOT का फॉर्मूला होता है BOT इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब आपको डेफिसिट गिवन है तो आप यहाँ पे डालो माइनस का 50,000 इक्वल टू एक्स ऐसे, और इम्पोर्ट है 5x के इक्वल, तो ये आएगा -4x इक्वल टू 50,000। सो ये बनेगा 50,000 अपॉन 4। ठीक है, 50,000 अपॉन 4, ये आएगा 12,500। 12,500 के एक्सपोर्ट्स आ जाएंगे, ऑप्शन सी 12,500। ठीक है। देन नेक्स्ट है, गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस सेंट अब्रॉड आर रिकॉर्डेड ऑन द डैश साइड ऑफ द डैश अकाउंट। गिफ्ट्स और रेमिटेंसेस वन साइडेड होते हैं, यूनिलेटरल होते हैं। सेंड कर रहे हो, दे रहे हो, तो डेबिट में आएंगे क्योंकि आउटफ्लो है। ठीक है, डेबिट में आएंगे। और दूसरा बीओपी के क्रेडिट, सॉरी बीओपी के करंट अकाउंट में आएंगे। ठीक है, सो डेबिट साइड ऑन दी करंट अकाउंट। राइट। ठीक, तो आपको BOP का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तब निकाल पाओगे आंसर। अगला है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बहुत सिंपल है, स्टेटमेंट देखो और बताओ कौन सा ट्रू है। सो हमें सिंपल दिख रहा है, MPC और MPS का सम 1 के इक्वल होता है, ऑप्शन बी। ठीक है। देन नेक्स्ट है, a situation in which an able-bodied person is not willing to work at the existing wage rate is referred to as dash situation। एक वो सिचुएशन जिसमें एक पर्सन जो एबल है बट विलिंग नहीं है काम करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नॉट विलिंग, विलिंग नहीं है तो वो आएगा वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में। ठीक है जी। ओके। Statement, given an induced consumption shows the direct relation between consumption and income। इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या होता है? इंड्यूस्ड कंजम्पशन होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है।
तो बिल्कुल सही है, इंड्यूस कंजम्पशन के केस में डायरेक्ट रिलेशन होगा कंजम्पशन और इनकम के बीच। ठीक है, सही है एकदम। दूसरा है विद अ सर्टेन राइज इन इनकम इंड्यूस्ड कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। वही मैंने आपको बताया, इनकम बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है। तो ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। राइट। इसके बाद नेक्स्ट है, in the annual budget 2022-23, the government of India set up disinvestment targets of 65,000 crore. Disinvestment की बात हो रही है। Such proceeds from disinvestment can be classified as dash receipt in the budget as it leads to dash of the budget. Government. So basically disinvestment अगर गवर्नमेंट करती है तो उससे कैपिटल रिसीट्स अराइज होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना कैपिटल रिसीट्स। और दूसरा, कैपिटल रिसीट्स क्यों? क्योंकि इससे गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं वो कम हो रहे होते हैं। ठीक है, सो कैपिटल आएगा और डिक्रीज इन एसेट्स, ऑप्शन ए। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट के एसेट्स कम होते हैं और वो कैपिटल रिसीट का पार्ट बन जाता है। ओके जी। इसके बाद नेक्स्ट है असर्शन रीजन। दिया है असर्शन में, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन सरप्लस इफ ऑटोनॉमस रिसीट्स आर ग्रेटर देन ऑटोनॉमस पेमेंट्स। सरप्लस यानी कि पॉजिटिव में होगा बीओपी जब ऑटोनॉमस रिसीट्स ज्यादा होंगी, ऑटोनॉमस पेमेंट्स कम होंगी। तो बिल्कुल सही है, रिसीट्स इनफ्लो ज्यादा होंगे तो सरप्लस में जाएगा। ओके। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स आर डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस इन द बीओपी। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि बीओपी के डिफरेंस से हम डिटरमाइन करते हैं क्या? नहीं, ये गलत है। देखो, डिफरेंस की बात करें या बीओपी के डेफिसिट या सरप्लस को कवर करने की बात करें तो उसमें अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स आती हैं, ऑटोनॉमस नहीं आती। ठीक है, सो रीजन गलत है, असर्शन सही है। ओके। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आपको दिया है इसमें, दिया हुआ है एज पर द आरबीआई रिपोर्ट नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड एन आउटफ्लो of US dollar this billion mainly from the equity market. So portfolio investment में outflow बताया गया है। So above transaction will be recorded in the dash account। देखो इन्वेस्टमेंट है तो कैपिटल में आएगा और कौन सी साइड पे आएगा? आउटफ्लो की बात हो रही है, आउटफ्लो आते हैं हमारे डेबिट साइड में। ठीक है, सो कैपिटल एंड डेबिट, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। राइट। ठीक है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। गिवन है इसमें, identify the type of deposits she was explaining about and choose the correct option. So given a Miss Ikra Ansari, a teacher, was explaining in her class about various types of deposits with the commercial banks. ठीक है, she quoted that these deposits form a part of M1 measure of money supply and are repayable on demand by the commercial banks. तो वो डिपॉजिट्स जो कि M1 का पार्ट होते हैं और जब भी आप डिमांड करोगे तो आप वो विड्रॉ कर सकते हो बैंक से। तो ये कौन से डिपॉजिट्स होते हैं? बहुत ही सिंपल है, आंसर आएगा डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स। M1 में टाइम डिपॉजिट्स और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स को हम इंक्लूड करते ही नहीं है, तो बचा कौन सा? डिमांड डिपॉजिट्स, ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, एट द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम द वैल्यू ऑफ एपीसी इज जीरो। ब्रेक इवन लेवल कौन सा होता है? सबसे पहले ध्यान रखना, ब्रेक इवन होता है जहाँ पे कंजम्पशन और इनकम सेम होते हैं। ठीक है, और एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई। तो ब्रेक इवन पे सी और वाई तो इक्वल है, तो एपीसी की वैल्यू तो 1 आएगी। इसमें गिवन है 0, तो ये गलत है। ठीक है, एपीसी तो कभी 0 हो ही नहीं सकता वैसे भी। ठीक है, रीजन है सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बिल्कुल सही है, एपीसी और एपीएस का जो सम है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो रीजन सही है, असर्शन गलत है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस पे टिक कर दे दो। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट है, डैश रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ एडी विच कैन बी मेट बाय द कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई इन द इकोनॉमी। डायरेक्ट डेफिनेशन है बुक से ही कि वो लेवल ऑफ एडी जिसको आप सप्लाई से मेट कर सकते हो, जहाँ पे एडी और एएस इक्वल होते हैं, दैट इज इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, इसके बाद स्टेटमेंट है, जीडीपी is the sum total of gross market value of all final goods and services added by all the sectors in the economy during a fiscal year। जीडीपी का मतलब क्या है? कि टोटल मार्केट वैल्यू अगर आप फाइनल गुड्स और सर्विसेज की ऐड कर देते हो सारे सेक्टर्स की तो आपको जीडीपी मिलेगा। ये भी सही है। ठीक है, मार्केट वैल्यू की बात होती है इसमें क्योंकि हम जीडीपी एट एमपी निकालते हैं। ठीक, इसके बाद बोला है ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस
इज इक्वल टू द एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट ओवर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसका मतलब क्या है कि जो जीवीएमपी है वो क्या होगा, एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल टू जीवीएट एमपी। ये भी सही बोला है। ठीक है, वैल्यू एट का ही फॉर्मूला है, सिंपल सिंपल। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी। राइट। देन नेक्स्ट है, हमें एक फ्लो चार्ट गिवन है, आपको बताना है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लो इंडिकेटेड बाय बी एंड डी। सो देखो, बी वाला एरो ये रहा। ठीक है, फर्म से हाउस होल्ड तक गुड्स और सर्विसेज जा रहे हैं। ठीक है, और डी वाला एरो है ये वाला, हाउस होल्ड से फर्म तक फैक्टर सर्विसेज का फ्लो है। तो फैक्टर सर्विसेज और गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है हमारा रियल फ्लो, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल। देन इसके बाद नेक्स्ट है, अज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग डेटा इज गिवन फॉर एन इमेजिनरी इकोनॉमी। आपको 2020 और 2021 गिवन है, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल्स और इंपोर्ट ऑफ विजिबल्स। हमें बताना है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड फ्रॉम 2020 टू 2021 में कितना चेंज आया है। देखो, सबसे पहले 2020 का बीओटी निकालो। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट फॉर्मूला होता है सिंपल। तो 1000 माइनस 800 करोगे तो आएगा 200 का पॉजिटिव बैलेंस ऑफ बीओटी। ठीक है, इसी तरह से 2021 का निकालो, 110 माइनस 850। ठीक है, 110 सॉरी 1100, मतलब 1100 माइनस 850, जो कि आएगा 250। 250। ठीक है, बेसिकली जो बीओटी है वो इंक्रीज हुआ है कितने से, 50 से। तो ऑप्शन आएगा आपके पास सी। ठीक है। देन नेक्स्ट है, इन द इंडियन इकोनॉमी डैश आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्ट एज लीगल टेंडर मनी। आरबीआई क्या क्या इशू करता है? आरबीआई इशू करता है करेंसी नोट्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशंस एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपके पास है डिमांड डिपॉजिट्स, और तीसरा है कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन। तो देखो, कॉइन्स तो आरबीआई इशू नहीं करता। डिमांड डिपॉजिट्स तो बेसिकली पब्लिक जो जमा करेगी उसी का पार्ट होगा, करेंसी का ही पार्ट होगा। तो ऑप्शन सेकंड ही हमारा इसमें आंसर है, ओनली सेकंड। ठीक है। देन इसके बाद है डैश फॉर्मुलेट्स दी मॉनेटरी पॉलिसी। तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है? मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक। ओके, डन। राइट। इसके बाद नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, प्राइस बढ़ रहा है यानी इन्फ्लेशन है, उसको टैकल करना है। गवर्नमेंट में कम अप विद अ सरप्लस बजट टू अचीव द बजट ऑब्जेक्टिव ऑफ। कौन सा ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट पूरा करना चाहती है, आपको ये बताना है। तो बहुत सिंपल चीज है, अगर प्राइस की बात हो रही है तो प्राइस स्टेबिलिटी वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो गवर्नमेंट पूरा करना चाह रही होगी। तो ऑप्शन सेकंड आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी। राइट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इफ इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 5 एंड दिस सेविंग्स 100, रेलेवेंट सेविंग्स एट इनकम लेवल ऑफ 1400 वुड बी। हमें सेविंग्स का अमाउंट निकालना है। सेविंग्स का फॉर्मूला होता है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी बाय। ठीक है, माइनस सी बार है आपके पास 100 की डिस सेविंग्स, तो -100। ठीक है, 1 माइनस बी का मतलब होता है एमपीएस, आपको मल्टीप्लायर गिवन है। के इक्वल टू 1/एमपीएस लगा दो फॉर्मूला। ठीक है, के है 5 इक्वल टू 1/एमपीएस। तो यहाँ से एमपीएस आएगा 1/5 यानी कि 0.2। ठीक है, 0.2 यहाँ डालो। और इनकम गिवन है 1400, तो ये आएगा -100 प्लस 700, -700 नहीं आएगा, ये कितना आएगा, 1400 इंटू 0.2 इज 280। 280 माइनस 100 इज 180। 180 इज द अमाउंट ऑफ सेविंग्स। ठीक है, 180 इज द अमाउंट ऑफ सेविंग्स। राइट। ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट है, द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज ऑलवेज बिटवीन। मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो होती है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ऑप्शन आएगा बी, 1 से इन्फिनिटी। ठीक है। देन नेक्स्ट है, सेविंग फंक्शन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। बिल्कुल हो सकता है, सेविंग फंक्शन को आप कंजम्पशन से डिराइव कर सकते हो। और कंजम्पशन कर्व मस्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो कंजम्पशन का कर्व है क्या वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है? नहीं भाई नहीं, गलत लिखा है। कंजम्पशन का कर्व तो ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 गलत है।
इसके बाद नेक्स्ट है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इफ द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल फॉल्स इन द इंटरनेशनल मार्केट, इफ द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल फॉल्स इन द इंटरनेशनल मार्केट, मतलब बाहर फॉरेन नेशंस में क्रूड ऑयल का अगर प्राइस कम हो जाता है तो इससे हमारे जो पीओटी है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इसका जो आंसर है वो बनेगा डिक्रीज इन ट्रेड डेफिसिट। क्यों? क्योंकि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे। इंपोर्ट अगर सस्ते हो जाएंगे तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्ट्स का अमाउंट अगर कम होगा तो हमारा ट्रेड डेफिसिट भी कम होता जाएगा। तो ऑप्शन बी। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई का फंक्शन कौन सा नहीं है? ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल एजेंसी प्रिपेयरिंग द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का बजट सेंट्रल बैंक प्रिपेयर नहीं करता है। ठीक है, सो यही फंक्शन होगा। इसके बाद स्टेटमेंट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है इंपोर्ट ऑफ गोल्ड फ्रॉम दुबई विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट। अगर हम दुबई से गोल्ड इंपोर्ट करा रहे हैं तो करंट अकाउंट में आएगा, बिल्कुल, क्योंकि विजिबल का पार्ट है। डेबिट में आएगा, बिल्कुल, क्योंकि आपके पास से फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा, तो सही है। ठीक है, दूसरा है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। आउटफ्लो हो रहा है इन्वेस्टमेंट का, कैपिटल अकाउंट में तो आएगा बट क्रेडिट में नहीं आएगा, डेबिट में आएगा, क्योंकि आउटफ्लो है। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। ठीक है, समझ गए इतनी चीजें? ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है स्टॉक वेरिएबल्स आर मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल सही है। फ्लो वेरिएबल्स एंड स्टॉक वेरिएबल्स आर सेम। बिल्कुल गलत है। फ्लो पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होता है, स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 सही है, 2 गलत है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, राइट। देन इसके बाद आइडेंटिफाई फ्लो वेरिएबल। फ्लो क्या होता है? एक पीरियड की बात करता है। ठीक है, सो इसमें आंसर बनना है आपके पास, देखो बैंक बैलेंस जो है वो स्टॉक होगा, इन्वेस्टमेंट्स भी एक डेट पे हैं, ये भी स्टॉक होगा, जो डिस्टेंस है बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर वो भी फिक्स्ड होगा, है ना, चेंज तो होगा नहीं, जो डिस्टेंस है वही रहेगा, तो ये भी स्टॉक है। बट एनुअल एक्सपेंडिचर की बात करें तो खर्चे की बात हो रही है ना, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके जी, चलो। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सप्लाई। सोर्स ऑफ सप्लाई का मतलब कब आपके पास से इनफ्लो नहीं होगा फॉरेन एक्सचेंज का। तो देखो दिया हुआ है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, सप्लाई होगा। रेमिटेंस बाय इंडियन वर्कर्स वर्किंग अब्रॉड, इंडियन वर्कर्स ने अगर रेमिटेंस भेजे हैं हमें तो भी सप्लाई होगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड, अगर हम इंपोर्ट करा रहे हैं, इंपोर्ट कराओगे तो फॉरेन एक्सचेंज आपके पास से बाहर जाएगा, आउटफ्लो होगा, यानी कि डिमांड होगी, सप्लाई नहीं होगी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपके पास चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, सो मैं गिवन है एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर बाय एन इंडियन कंपनी, एक इंडियन कंपनी अगर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रही है तो उससे सप्लाई होती है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड नहीं, सप्लाई होती है। स्टेटमेंट 1 तो गलत है। अकोमोडेटिंग नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स प्रॉफिट मोटिव के लिए होती हैं क्या? नहीं, अकोमोडेटिंग तो बीओपी के डेफिसिट या सरप्लस को कवर करने के लिए होती है। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस जो होती हैं क्या वो नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए होती हैं? नहीं, ऑटोनॉमस प्रॉफिट के लिए होती हैं और अकोमोडेटिंग नॉन प्रॉफिट के लिए। ठीक है, दूसरा है आपके पास लोन प्रो फॉरवर्डेड टू श्रीलंका ड्यूरिंग इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस। हमने श्रीलंका को लोन दिया है, लोन दोगे तो आउटफ्लो होगा, आपके पास से डिमांड आएगी फॉरेन एक्सचेंज की, तो सप्लाई तो नहीं भाई, डिमांड आएगा। ये क्या हुआ भाई, चारों ही ऑप्शंस गलत हो गए। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है, मतलब, ठीक है, सारी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। चलो कोई नहीं, हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पे, असर्शन है द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। एपीसी कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही है, जीरो भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता, तो सही है। दूसरा है एपीसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम, मतलब इनकम में चेंज आने से एपीसी में कोई चेंज नहीं आता, इंडिपेंडेंट है, आजाद है। गलत, इनकम में चेंज आएगा तो एपीसी में भी चेंज आएगा, ये डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट। ठीक है, सो रीजन गलत है। के बाद इफ द सेंट्रल बैंक वांट्स टू रिड्यूस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इट में, मनी सप्लाई करनी है कम, सो मनी सप्लाई अगर कम करना चाहते हो तो या तो बैंक रेट बढ़ा दो, बैंक रेट बढ़ाओगे तो लोन महंगे हो जाएंगे, ऑप्शन 1। ठीक है,
दूसरा, अगर हम सिक्योरिटी सेल कर देंगे ओपन मार्केट में, तो सिक्योरिटी पब्लिक के पास पहुंचेंगी और मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक के पास, तो भी मनी सप्लाई कम हो रही है। ऑप्शन थर्ड भी सही है। ठीक है। और अगर हम सीआरआर रिड्यूस कर दें, सीआरआर रिड्यूस करोगे तो मतलब जो बैंक्स हैं उनकी क्रेडिट देने की पावर बढ़ जाएगी, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन सेकंड तो नहीं होगा। और सिक्योरिटी बाय करेंगे तो भी मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। सो आंसर सिंपल बना, फर्स्ट और थर्ड इज ऑप्शन ए। ठीक है। ओके जी। तो हम लोग थोड़ा क्विकली चल रहे हैं, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट्स और डिटेल में रिवाइज करने हैं तो वीडियोस देख सकते हो, प्लेलिस्ट मेंटेन्ड है। एमसीक्यूज जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आपको एकदम से जल्दी से रिवीजन हो जाए। ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, एक्स एंड सेविंग्स एंड एक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर नेवर इक्वल टू ईच अदर। एक्सेंट इन्वेस्टमेंट्स और एक्सेंट सेविंग्स कभी इक्वल ही नहीं होते क्या? गलत है भाई। इक्विलिब्रियम नाम सुना होगा, उस पे तो इक्वल होते हैं ना, तो स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा है, एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एग्रीगेट डिमांड मे नॉट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इक्विलिब्रियम पे ऐसा हो सकता है कि एडी एएस के इक्वल ना हो, ये भी गलत है यार, इक्विलिब्रियम पे तो इक्वल होते हैं, तो ये भी गलत है। दोनों ही गलत हैं, तो इस क्वेश्चन में भी कुछ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, सो कोई बात नहीं, दोनों असर्शन रीजन इसमें इनकरेक्ट है, तो आप इस केस में किसी भी ऑप्शन पे टिक मार सकते हो। ठीक है, ये डन। इसके बाद देखो आगे, दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज द एडिशन टू द फिजिकल कैपिटल एंड चेंजेस इन द इन्वेंट्री। इन्वेस्टमेंट का मतलब है फिजिकल कैपिटल में चेंज आ रहा है और इन्वेंट्री में चेंज आ रहा है, बिल्कुल सही है, यही इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा है, at equilibrium level of income, ex post investments and ex post savings are always equal. इक्विलिब्रियम पे एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट्स और एक्स पोस्ट सेविंग हमेशा इक्वल होते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, ये भी सही है, राइट। ओके, सो दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मुझे आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना है, ध्यान रखना, कहीं आपके एग्जाम में आ जाए तो भाई मजा आ जाएगा। देखो, ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम पे ना, इक्विलिब्रियम पे हमेशा एक्स एंड सेविंग्स और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे। लेकिन अगर हम एट ऑल लेवल ऑफ इनकम की बात करें, हर एक इनकम लेवल पे जो एक्स पोस्ट सेविंग्स होती हैं वो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब एट ऑल लेवल ऑफ इनकम पे क्या है, एक्सपोस्ट और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगे। ठीक है, अब एट ऑल इनकम लेवल बोला है मतलब इसमें इक्विलिब्रियम लेवल भी काउंट होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, सो आपको पॉइंट ये समझना है कि जब हम सिर्फ इक्विलिब्रियम लेवल की बात करेंगे तो उस पॉइंट पे एक्सेंट सेविंग्स और एक्सेंट इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगे और एक्सपोस्ट सेविंग और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट भी इक्वल होंगे। ठीक है, जब हम बात करेंगे सभी इनकम लेवल्स पे, एट ऑल इनकम लेवल्स, तो उस केस में ये वाला जो नीचे वाला स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा। ठीक है, मतलब पॉइंट है कि जब हम एंड की बात करते हैं ना, एक्सेंट सेविंग एक्सेंट इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है, तो वो सिर्फ इक्विलिब्रियम लेवल पे ही होता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बना हुआ है, अभी हम और एमसीक्यू करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा इसका क्वेश्चन, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट और एक्सपोस्ट सेविंग इक्वल होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे चाहे एक्सेंट हो चाहे एक्सपोस्ट हो, दोनों ही इक्वल होते हैं। ठीक है, ओके, सो दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, एन इंडियन कंपनी रिसीव्स अ लोन फ्रॉम अ कंपनी लोकेटेड अब्रॉड। इंडियन कंपनी ने लोन लिया है एक बाहर की कंपनी से। ये ट्रांजेक्शन कहाँ पे, किस साइड पर रिकॉर्ड होगी? देखो, लोन लिया है तो कैपिटल अकाउंट में आएगा, और इनफ्लो है सो क्रेडिट में आएगा, सो क्रेडिट एंड कैपिटल। ठीक है, ओके। देन इसके बाद, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया dash government securities in a bid to dash the stock of money in the economy। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्या करेगा? देखो, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेंगे, सो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज होगा द स्टॉक ऑफ मनी, तो बस ऑप्शन ए आंसर बनने वाला है, सिक्योरिटी बेचो मनी सप्लाई कम करो, डिक्रीज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, बीओपी अकाउंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड इन अकाउंटिंग सेंस। अकाउंटिंग सेंस में बीओपी हमेशा बैलेंस्ड होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है। ठीक है, दूसरा है, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस रीस्टोर बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट।
बीओपी में जो बैलेंस है उसको रीस्टोर करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हम ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स को यूज करते हैं क्या? ये गलत है। ठीक है, ये तो गलत है। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स काम आती हैं इस केस में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है एक इमेज, और हमें बताना है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक फर्स्ट एंड सेकंड। सो फर्स्ट देखो ये वाला ब्लैंक है। ठीक है। और आपको दिख रहा है कि ये फर्म्स है, ये हाउस होल्ड है। सो फर्म से हाउस होल्ड्स तक जाएंगी फैक्टर इनकम, ये आएगा फैक्टर इनकम। ठीक है। दूसरा आपके पास हाउस होल्ड से फर्म्स तक कौन सा खर्चा होगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो फर्स्ट में आएगा फैक्टर और सेकंड पे आएगा कंजम्पशन, ऑप्शन सी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस डज नॉट इंक्लूड, बहुत सिंपल, ऑपरेटिंग सरप्लस में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं आता। ठीक है। इफ द एमपीएस इज 0.5, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? तो आपको आना चाहिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है 1/MPS, यानी कि 1/0.5, तो ये आएगा 2। ठीक है, आंसर आएगा 2, ऑप्शन बी। खत्म। ठीक है जी। इसके बाद इंक्रीज इन नेशनल इनकम अकर्स बाय 3,000 करोड़ एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 1,200 करोड़, मतलब डेल्टा वाई डेल्टा आई। आपको बताना है मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी कि 3,000/1200। ठीक है, 3,000/1200 करोगे तो आएगा 2.5, 2.5। ओके। इसके बाद डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड, डिमांड डिपॉजिट्स में क्या क्या आता है? तो ध्यान रखना डिमांड डिपॉजिट्स में आपके पास आते हैं, एक तो हमारे करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, दूसरे हमारे सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स। ठीक है। सो इसमें ऑप्शंस में गड़बड़ है कुछ कुछ। देखो फिक्स्ड डिपॉजिट्स नहीं आते, फिक्स्ड डिपॉजिट कभी भी डिमांड डिपॉजिट्स का पार्ट नहीं होते। सो ऑप्शंस में गड़बड़ है, कोई बात नहीं। हमारा आंसर जो होता है डिमांड डिपॉजिट्स का, वो ध्यान रखना करंट अकाउंट डिपॉजिट्स और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स के इक्वल होता है। ठीक है। सो इस केस में अगर इस तरह का क्वेश्चन बन जाए गलत सा, तो आप देखो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट इन दोनों में आ रहा है, तो आप ऑप्शन सी और डी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये भी डन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में लीड टू अ राइज इन एक्सपोर्ट्स। डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, बिल्कुल सही है। ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन नेशनल रुपी, परचेजिंग पावर ऑफ यूएस डॉलर में इंक्रीज। अगर रुपी डेप्रिसिएट होती है तो उस केस में डॉलर की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, ये भी सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी एकदम करेक्ट है। सो आंसर बनेगा ऑप्शन सी। देन इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल आइटम? इंटेंजिबल यानी कि सर्विस। देखो अगर फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करोगे तो वो विजिबल का आइटम है। ठीक है। क्रूड ऑयल अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो वो भी विजिबल है, गुड है। एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज टू द यूएसए, सर्विसेज की बात हो रही है, ऑप्शन सी पे टिक मारो बिना कुछ सोचे। ठीक है। देन नेक्स्ट है एक्सेस डिमांड डज नॉट लीड टू एनी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ रियल आउटपुट। एक्सेस डिमांड के केस में आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता, सही है, क्योंकि एक्सेस डिमांड में ऑलरेडी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे होती है, तो आप आउटपुट बढ़ा ही नहीं सकते। ठीक है। एक्सेस डिमांड क्रिएट्स अ गैप बिटवीन एक्चुअल डिमांड एंड डिजायर डिमांड कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जो एक्सेस डिमांड होता है वो एक्चुअल और डिजायर्ड के बीच में गैप क्रिएट करता है, ये भी सही है। बट दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये तो एक्सेस डिमांड का मीनिंग बताया है और ये एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट बताया है, तो इसका ऑप्शन बनेगा बी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, रिच पीपल हैव लोअर एमपीसी एज कंपेयर टू पुअर पीपल। रिच पीपल का एमपीसी कम होता है, लोअर पुअर पीपल का एमपीसी ज्यादा होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि रिच की जो नीड्स हैं वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी होती हैं, तो वो ज्यादा कंजम्पशन में चेंज लेके नहीं आते, जिसकी वजह से हमारा एमपीएस कम होता है, एमपीसी सॉरी कम होता है। ठीक है। दूसरा है आपके पास कंजम्पशन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस एट अ पॉइंट अबव द ओरिजिन। मतलब कंजम्पशन कर्व अगर आपको पता हो तो ऐसे बनता है, ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये एक इंटरसेप्ट क्रिएट करता है ये वाला ऑन द वाई एक्सिस अबव द ओरिजिन, सही है। दोनों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, ये भी डन हो गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडरिंग दी
Considering the depreciation of Indian currency in the international market, the Reserve Bank of India has decided to purchase Indian currency in the open market. मतलब क्या है कि इंडियन करेंसी डेप्रिसिएट हो गई है। ठीक है, सो आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो इंडियन करेंसी को परचेज करेगी। हमें बताना है कि कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा। तो बिना किसी बात के सोचो भी मत, सिंपल चीज है, अगर आरबीआई बीच में आ रहा है तो मतलब कि ये हमारा मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इस पेपर के अकॉर्डिंग गिवन है मनी इज एन एसेट विच कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज इन द फ्यूचर। मनी एक ऐसा एसेट है जिसे आप फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हो। हमें फंक्शन ऑफ मनी बताना है। तो देखो लाइन में गिवन है स्टोर, तो ऑप्शन आएगा आपके पास सी, स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, इसके बाद तीसरा है चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। सो फर्स्ट आपको दिया हुआ है वेजिटेबल्स ग्रोन इन दी पर्सनल गार्डन। पर्सनल गार्डन में अगर आप वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हो तो वो क्या है, एक नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी है। बिल्कुल सही है, एक नॉन मार्केट एक्टिविटी ही होती है। ठीक है, जैसे आप बेसिकली मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। सो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यही करेक्ट होगा मेरे ख्याल से। तो बाकी चेक कर लेते हैं। कार यूज्ड एज अ टैक्सी, अगर एज अ टैक्सी यूज कर रहे हो तो वो एक इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए है। ठीक है, कैपिटल गुड होगा, गलत। एयर कंडीशनर अगर हाउस होल्ड ने यूज करा है तो वो कंज्यूमर गुड होगा, गलत। स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को मिली है तो क्या वो फैक्टर इनकम होगी, नहीं, ट्रांसफर इनकम। तो ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीट करनी है टेबल को। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें निकालना है यहाँ पे बेकर के केस में। ठीक है, इंटरमीडिएट गिवन है, वैल्यू एडिड गिवन है, तो कैसे निकलता है, सिंपल है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी इक्वल टू वैल्यू एडिड। ठीक है, हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है तो क्या करोगे, वैल्यू एड में अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ऐड कर देंगे, मतलब 2000 प्लस 2000 तो 4000 आएगा। सिंपल है, 4000 में से 2000 माइनस करोगे तो 2000 का वैल्यू एडिशन, खत्म बात। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में तो 4000 आएगा, मतलब ऑप्शन सी तो है नहीं आंसर। सेकंड आपको निकालना है तो तीनों का सम कर दो, सिंपल। 4400 प्लस 4000 इज 8400 प्लस 2000 इज 10400, तो यहाँ आएगा 10400। ठीक है, इसके बाद थर्ड ऑप्शन में देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट है 4400, उसमें से कितना माइनस करूं कि 400 आ जाए। 4400 में से कितना माइनस करें कि 400 आए, 4000, है ना, 4000 माइनस कर दो। तो ऑप्शन आपके पास कितना बनेगा, अभी भी नहीं निकला। चलो इसके बाद देखो फोर्थ है आपके पास 2000 प्लस 2000, 4, 4 प्लस 400 इज 4400। ठीक है, तो ऑप्शन वन में आएगा 4000, ऑप्शन टू में आएगा 10400, ऑप्शन थ्री में आएगा 4000 और ऑप्शन फोर्थ में आएगा 4400, यानी कि ऑप्शन बी आएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद in a two-sector economy, consumption expenditure and investment expenditure are the two components of AD. AD के दो components होते हैं C और I, वही given है consumption और investment। सही है। Invest aggregate demand curve always start from the point of origin with positive slope। AD कर्व origin से start होता है क्या, नहीं, AD का कर्व above the origin start होता है पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, सो हमारा स्टेटमेंट टू गलत है और फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, सो ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ। बीओपी की डेफिसिट को हम क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ ऑटोनॉमस पेमेंट्स ओवर ऑटोनॉमस रिसीट्स। ठीक है, तो करंट अकाउंट और करंट अकाउंट नहीं बात होती क्योंकि बीओपी की बात हो रही है। ठीक है, सो ऑटोनॉमस पेमेंट्स सब ज्यादा होती हैं ऑटोनॉमस रिसीट्स के कंपैरेटिवली, तो डेफिसिट देखने के लिए मिलता है इन द बीओपी। सो ऑप्शन सी। अकोमोडेटिंग नहीं लेंगे यहाँ पे, अकोमोडेटिंग तो मैच करने के लिए होता है, सो ऑटोनॉमस आंसर बनेगा। इसके बाद आगे आता है सपोज द प्राइस ऑफ वन यूके पाउंड हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 70 टू 80 ओइंग टू मार्केट फोर्सेस। दिस मीन्स दैट वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी हैज, मतलब पहले 70 थी अब हो गई है 80, मतलब हमारी जो रुपीज है, रुपीज की वैल्यू हो गई है कम। ठीक है, रुपी क्या हुआ है यहाँ पे, कम हो गया है। ठीक है, डेप्रिसिएट होगा क्योंकि मार्केट की बात हो रही है। ठीक है, डेप्रिसिएट, सो ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सपोज कंट्री एक्स हैज मोर इन्फ्लेशन देन कंट्री वाई। एक्स में ज्यादा इन्फ्लेशन है वाई के कंपैरेटिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली सिचुएशन
टू हैपन इन सच अ केस, अज्यूमिंग अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट। मतलब एक्स जो नेशन है उसमें इन्फ्लेशन ज्यादा है वाई के कंपैरेटिवली, तो इन सभी पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट या कौन सी सिचुएशन अकर होगी। सो देखो, अगर एक्स के केस में इन्फ्लेशन ज्यादा होगा ना, महंगाई ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स प्रोडक्शन का कॉस्ट भी ज्यादा आएगा वहां पे, है ना, रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा। तो एक्स क्या करेगा, एक्स खुद बनाने की जगह बाहर से इंपोर्ट कराएगा। और अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा, इंपोर्ट अगर ज्यादा होगा, सो ट्रेड बैलेंस में डेफिसिट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। सो एज पर ऑप्शंस बी आंसर बनना चाहिए कि ट्रेड बैलेंस डेफिसिट में चला जाएगा फॉर कंट्री एक्स। सिंपल रीजन है, एक्स में इन्फ्लेशन है, महंगाई ज्यादा है, प्रोडक्शन हो जाएगा महंगा, तो इसलिए एक्स क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा सामान इंपोर्ट कराएगा। इंपोर्ट बढ़ेंगे तो ट्रेड बैलेंस में भी डेफिसिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इफ इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है 4, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है 30, हमें कंजम्पशन फंक्शन बताना है। तो बहुत सिंपल है, सी बार यानी 30 प्लस बी वाई। ठीक है, बी होता है एमपीसी और वाई को वाई रख दो। बी का मतलब एमपीसी, आपको मल्टीप्लायर गिवन है, सो के इक्वल टू 1/एम पी एस। ठीक है। सो या इसको सिंपल डालो, 1 - एम पी सी। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 1 - एम पी सी इक्वल टू 1/4, दैट इज 0.25। ठीक है। सो आपके पास ये आएगा 0.75 का एमपीसी। ठीक है, 0.75 का एमपीसी, जो हमने के को यूज करके निकाल दिया। तो आंसर बनेगा 30 + 0.75 वाई, ऑप्शन ए। ठीक है। इसके बाद, इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन सेविंग्स, मतलब डेल्टा वाई डेल्टा एस के इक्वल है, द वैल्यू ऑफ एमपीसी वुड बी, एमपीसी की वैल्यू कितनी होगी। तो बहुत सिंपल है, अगर डेल्टा वाई और डेल्टा एस इक्वल है, तो मतलब एमपीएस तो हमारा 1 आएगा। ठीक है, दोनों इक्वल हैं क्योंकि, और एमपीसी कितना आएगा, 0, क्योंकि दोनों का सम तो 1 के इक्वल होता है। सो एमपीसी कितना आएगा, 0, इक्वल टू 0। ओके। इसके बाद, in an economy, the value of MPS is 0.25. What will be the value of increase in income if investment increased by 200? MPS गिवन है, डेल्टा आई गिवन है, हमें डेल्टा वाई निकालना है। ठीक है, सबसे पहले के निकाल दो, के होता है 1/एमपीएस, यानी कि 1/0.25, ये आएगा 4 टाइम्स। ठीक है, अब के होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, सो 4 इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन 200। सो ये आएगा 800 का हमारा डेल्टा वाई। ऑप्शंस में चेक करो, अगर आंसर मिल जाए तो ऑप्शन डी खत्म। ठीक है, 800 का हमारा डेल्टा वाई। ठीक है जी। इसके बाद, मनी सप्लाई M1, मनी सप्लाई M1 इन इंडिया डज नॉट इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। M1 में डिमांड डिपॉजिट्स आते ही नहीं है क्या, गलत है। M1 में डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो लाइन ध्यान से पढ़ना, डज नॉट गिवन है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। इसके बाद, मनी सप्लाई रेफर्स टू एसेट्स अवेलेबल विद द कमर्शियल बैंक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मनी सप्लाई में क्या हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, नहीं। मनी सप्लाई तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत साबित हो जाती है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट एकदम गलत है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट 0 होती है। सही है। क्यों, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में जितने भी लोग एबल हैं वो काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो 0 ही होगा। ठीक है, सो रीजन है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑल विलिंग एंड एबल बॉडीड पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट एट प्रिवेलिंग वेज रेट। वही चीज है जो मैंने आपको बताई। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ओके, राइट। सो ऐसा करते हैं हम लोग, इस वीडियो में तो इतना ही रखते हैं। मैंने आप लोगों को 100 क्वेश्चंस बोले थे, बट 50 के अराउंड ही हमने क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा लंबी भी वीडियो ना बने, अदरवाइज लोड होने में भी टाइम लेता है। सो हम लोग और एमसीक्यूज और वीडियोस में कवर कर लें। ठीक है, इतने काफ़ी क्वेश्चंस हमने कर लिए, 50 से ऊपर ही कर लिए, क्योंकि चॉइस वाले क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ना। तो
इतने अच्छे तरह से प्रिपेयर कर लो, 2022-23 के सारे एमसीक्यूज थे फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में विद अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज करो, वन शॉट्स करो, जो करना है अच्छे से करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।